वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका विश्व जनसंख्या वृद्धि। और विश्व जनसंख्या वृद्धि में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था जनसंख्या में प्रादेशिक भिन्नता। तो प्रादेशिक भिन्नता के बारे में हमने हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में तो बात कर ली थी। एशिया महाद्वीप के बारे में तो हमने बात कर ली थी, लेकिन अब हमारे जो दूसरे महाद्वीप हैं जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके भी हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। तो आज जो हमारा महाद्वीप चलेगा वो चलेगा यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप जो है वो हमारा आज चलेगा। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप के बारे में हम विस्तारपूर्वक आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यूरोप महाद्वीप, जैसे कि हमने एशिया महाद्वीप के बारे में बात की थी कि एशिया महाद्वीप में प्रारंभ से ही जनसंख्या सघन देखने को मिली है, तो उसी अनुरूप जो आपका यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ पर भी जनसंख्या सघन देखने को मिली है। प्रारंभ में यहाँ पर भी यूरोप में भी जो जनसंख्या है वो हमको सघन देखने को मिली थी, चाहे वो सुविधाओं के कारण माना जाए या जो दूसरी जो मतलब आवश्यकताएं जिनके पास में मौजूद थी। ठीक है, चाहे वो आपके रोजगार की सुविधा हो, चाहे वो आपके तकनीकी की सुविधा हो, चाहे वो आपके चिकित्सा की सुविधा हो, या दूसरी जो आधारभूत जो सेवाएं होती हैं उनकी सुविधा की बात हो, तो ये जो सुविधाएं थी वो इस यूरोपीय महाद्वीप में अधिक देखने को मिलती थी। अब सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पे जो संसाधन थे वो धीरे धीरे उस जनसंख्या के बनिस्पत कम पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? कम पड़ने लगे। अब जब संसाधन कम पड़ते हैं तो क्या होता है, वही जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ती हैं, और जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो संसाधन अपने आप कम होते हैं। तो यूरोपीय देशों ने सोचा कि अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो जो हमारे पास में संसाधन हैं वो नगण्य हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो इन्होंने जो है कई संकल्पनाएं निर्धारित किया, कई संकल्पनाएं बनाई। उन्हीं में से एक संकल्पना इन्होंने बनाई कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो उन्होंने जो है अपने स्तर पर, अपने यूरोपीय यूनियन वगैरह जो है आपके जो देश है, उन्होंने क्या किया, एक संकल्पना निर्धारित की, और संकल्पना के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि हम हमारे देश में जो संसाधन है उन संसाधनों की तुलना में जनसंख्या को बराबर लेके आएंगे या उससे कम लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर संसाधन कम हो जाएंगे तो फिर जो जनसंख्या है उसका पूर्ण रूप से पालन पोषण जो है वो नहीं हो पाएगा। फलस्वरूप क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं जनसंख्या से संबंधित वो हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम आज यूरोप को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यूरोप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप के अनुसार, या एशिया महाद्वीप के समान, एशिया महाद्वीप के समान यूरोप महाद्वीप भी प्रारंभ से सघन रहा है। कैसा रहा है? सघन रहा है, मतलब जनसंख्या यहाँ पे भी अधिक देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके प्रारंभ की। अब हम बात करते हैं शताब्दियों के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या के स्वरूप की। 1750 में अगर हम देखें, 1750 में, ठीक है, 1750 में यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 14.4 करोड़ अनुमानित की गई थी। क्या की गई थी? अनुमानित की गई थी 1750 में। ये ध्यान रखना, अनुमानित ही होगा, कोई निष्पक्ष जो आंकड़े हैं वो मौजूद नहीं है, अनुमानित की गई। ठीक है,
तो अनुमानित हो गई कि 14.4 करोड़ जनसंख्या इस समय जो यूरोप महाद्वीप में है वो देखने को मिली थी 1750 में। 1750 के बाद में जो अगली की बात हम करेंगे जैसे 1850 में, ठीक है। तो 1850 में यूरोप महाद्वीप की जो जनसंख्या है वह लगभग 27.4 करोड़। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या कितनी? 27.4 करोड़ वही अनुमानित की गई। ठीक है, ये हमारे 1750 में, ये हमारे 1850 में। इसी क्रम में 1950 की अगर हम बात करें, 1950 में, ठीक है, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या में, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या 39.2 करोड़, 39.2 करोड़ अनुमानित की गई, अनुमानित की गई। ठीक है, ये हमारे जो हैं समय विशेष के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? समय विशेष के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि 1750 में जो जनसंख्या का स्वरूप है वो 14.4 करोड़, 1850 में जनसंख्या का स्वरूप बढ़कर 27.4 करोड़, 1950 में बढ़कर 39.2 करोड़ जनसंख्या यूरोप महाद्वीप की देखने को मिलती है। इसी क्रम में अगर हम 2001 की बात करें, 2001 में यूरोप की जनसंख्या यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या 58.2 करोड़ अनुमानित की गई। ठीक है, 2001 में कितनी आंकी गई? 58 पॉइंट, इसको सही करना भाई, 59 कर दिया मैंने। 58.2 करोड़ जो जनसंख्या है वो इस समय अनुमानित की गई। इसी क्रम में अगर हम 2011 के आंकड़े ले, 2011 में यूरोप के जो हैं, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 74 करोड़ आंकी गई है। बताई गई। ठीक है, ये हमारे समय विशेष के संदर्भ में जो जनसंख्या का प्रारूप है उसकी हम बात कर रहे हैं कि 1750 में जो है यूरोप में जनसंख्या इतनी देखने को मिली, 1850 में इस प्रकार जनसंख्या बढ़ी, 1950 में फिर 39.2 करोड़, 2001 में फिर आपके 58.2 से 3 करोड़, और 2011 में जो है वो हमारे पास में जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है वो हमको देखने को मिलता है। कितना? 74 करोड़ जनसंख्या 2011 में हमको देखने को मिली है। और जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप की संकल्पना है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि यूरोप में 2050 तक जो जनसंख्या है वो 74 करोड़ से भी नीचे आ जाएगी, मतलब 72 करोड़ के समथिंग या 72.5 करोड़ के समथिंग जनसंख्या यूरोप महाद्वीप की हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप संसाधन जो है वो अनुकूल हो जाएंगे यहाँ की जनसंख्या के। ठीक है, ये कौन बता रहा है? यूरोपीय देश ये बात बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यूरोप में जो ये जनसंख्या का प्रारूप हमको देखने को मिला है बढ़ता हुआ, वो क्यों देखने को मिला है। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यूरोप में, इधर देख लेते हैं हम, इसमें लिख लेते हैं
ठीक है। यूरोप में क्या है कि यूरोप महाद्वीप में तकनीकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा आदि के कारण जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि देखने को मिली है। ये तकनीकी के कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, चिकित्सा सुविधाओं के कारण, रोजगार की उपलब्धता के कारण और शिक्षा के कारण जो है वह जनसंख्या विस्फोट तो नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन आवश्यक रूप से जनसंख्या बढ़ी है। यहाँ पे कैसे बढ़ी है? जनसंख्या के कारण जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है, जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, कौन से? तकनीकी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, रोजगार की उपलब्धता है, आपके शिक्षा है, भोजन वगैरह है, आपके फूड जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ मौजूद थे, इसलिए जनसंख्या में भी लगातार वृद्धि जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम यूरोप में 19वीं सदी की बात करें, यूरोप में 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो जो जनसंख्या का प्रारूप है वो हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अंतिम अवस्था में आते आते 19वीं सदी की अंतिम रूपरेखा में आते आते यूरोपीय देशों ने क्या किया है? अपने यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया है। और आज स्थिति यह है, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में स्थिति यह है कि यूरोपीय देशों में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि के रूप में देखने को मिल रही है। वहाँ पे जनसंख्या कैसे देखने को मिल रही है? ऋणात्मक, मतलब जनसंख्या इतनी घट चुकी है कि जो वृद्धि दर है वो कहाँ, किस में चली गई है? माइनस में, ऋणात्मक। उस दिन हमने बात की थी ऋणात्मक और धनात्मक कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो परिवर्तन के रूप में हमको देखने को मिलती है। दो समय कालों के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो प्लस के रूप में हो चाहे वो माइनस के रूप में हो, मतलब चाहे जनसंख्या कम हो चाहे जनसंख्या ज़्यादा हो, तो वो हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो उसी अनुरूप में अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप में कई देश ऐसे सामने निकल कर आए हैं जिनकी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक हो गई है। कैसी हो गई है? ऋणात्मक, धनात्मक तो नहीं है, ऋणात्मक वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि हमको देखने को मिली है। देखिए उससे पहले 19वीं सदी की हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। उन्नीसवीं सदी में यूरोप की बात कर रहे हैं ना, तो यूरोप में 19वीं सदी में, ठीक है, यूरोप में 19वीं सदी में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सदी में मूलभूत सुविधाएं आसानी से प्राप्त होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है, जैसे कि तीव्र औद्योगिकरण, नगरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण, नगरीकरण, और इनके अलावा भी अगर हम बात करें तो कृषि
आधुनिक कृषिकरण या आधुनिक कृषि कर सकते हैं इसको, आधुनिक कृषि ठीक है। ये जो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कहाँ? आपके यूरोप में। तीव्र औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक कृषि, इन सभी सेक्टर के कारण रोजगार की उपलब्धता बढ़ी, रोजगार की उपलब्धता बढ़ी, जिसके फलस्वरूप 19वीं सदी में यूरोप में जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? उपलब्धता बढ़ी और जनसंख्या बढ़ी आपके यूरोप में, ठीक है। लेकिन इसके फलस्वरूप क्या देखने को मिला? अभी जनसंख्या बढ़ तो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बढ़ती जनसंख्या, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ती जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों पर, ऐसे लिखना पड़ेगा, उपलब्ध संसाधनों पर दबाव डालने लगी। अब जब दबाव डालने लग गया संसाधनों पर, तो सीधी सी बात है, जो जीवन का जो स्तर है जीने का, वो नीचे आने प्रारंभ हो गया, डालने लगी, जिसके फलस्वरूप जीवन स्तर, इन देशों में, कौन से देशों में? यूरोपियन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इन देशों में जीवन स्तर निम्न होने लगा, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ यूरोपीय देशों में जो है वो आपको जीवन स्तर जो है वो भी निम्न स्तर का होने लगा था, ठीक है। और जब ये निम्न स्तर का होने लगा जीवन, तो फिर यहाँ के यूरोपीय देशों ने क्या किया? अपने लिए एक संकल्पना निर्धारित की, सभी देशों के लिए एक संकल्पना निर्धारित की कि जो संसाधन हमारे पास में मौजूद हैं, उन्हीं संसाधनों के संतुलन के लिए हम जनसंख्या को क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। इसीलिए उन्होंने, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए अगर हम देखें, इसीलिए यूरोपियन देशों ने विकसित अर्थव्यवस्था में उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए संकल्पना निर्धारित की।
अर्थव्यवस्था में उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए संकल्पना, जनसंख्या नियंत्रण संकल्पना, जनसंख्या नियंत्रण संकल्पना, जनसंख्या नियंत्रण संकल्पना निर्धारित की। जिसके फलस्वरूप अगर हम देखें तो 1950 से लेकर, जिसके फलस्वरूप 1950 तो बहुत बाद की बात है, हम 1900 से ही ले लेते हैं। जिसके फलस्वरूप 1900 से लेकर, जिसके फलस्वरूप 1900 से लेकर 2011 तक यूरोप में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, जब इन्होंने ये संकल्पना निर्धारित की कि जनसंख्या को हमको नियंत्रण करना है, तब इसके जो प्रभाव मिले वो 1900 से लेकर 2011 तक हमको देखने को मिले कि यूरोप में जो है 1900 से लेकर 2011 तक जो है ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। ठीक है, 1950 करना भाई इसको, 1950 से लेकर 2011 तक जो है वो आपके यूरोप में निम्न जनसंख्या दर देखने को मिली, या जनसंख्या जो है वो कम देखने को मिली। ठीक है, ऋणात्मक देखने को मिली जनसंख्या। हालांकि कुछ देशों में, यूरोप में अगर हम देखें तो जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती हुई भी प्रतीत हुई इसी दौरान, लेकिन अधिकतर देशों में जो जनसंख्या का प्रारूप है वो कम ही देखने को मिला। और इसी से अनुमान लगाया गया कि 2050 तक, और इसी से अनुमान लगाया गया कि 2050 तक यूरोप में 72.5 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। कितनी जाएगी? 72.5 करोड़ जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन अब ये नियंत्रण तो कर लिया उन्होंने, लेकिन इसके कई दुष्प्रभाव भी उनको देखने को मिले। अब दुष्प्रभाव सबसे बड़ा था जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर जो है वह सबसे प्रमुख डिफेक्टिव कारक था यहाँ पे, जो कि जनसंख्या कम होने के लिए भी भाई संसाधन बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन अब जब उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए जनसंख्या ही नहीं है, तो फिर वो भी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है। अगर आज हम देखें तो ऐसे देशों में अगर हम देखें तो जैसे कि यूक्रेन, ऐसे देशों की अगर हम बात करें तो जैसे यूक्रेन, रूस, लाटविया, जर्मनी, ये मुख्य देश हो गए जहाँ पे जनसंख्या जो है वो माइनस में चल रही है। कैसे चल रही है? माइनस में वृद्धि दर देखने को मिल रही है आपके यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें। ठीक है, तो ये जो है वो आपका यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या का प्रादेशिक भिन्नता की अगर हम बात करें तो वो हमको देखने को मिलता है। आज अगर हम यूरोप महाद्वीप में देखें तो जो आपके जर्मनी, फ्रांस, आपके स्पेन, रूस, लाटविया वगैरह, नॉर्वे वगैरह जो देश हैं, वहाँ पे जनसंख्या की जो है वो आपको कई इन देशों में से कुछ देशों में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिलती है। कैसी वृद्धि दर देखने को मिलती है? ऋणात्मक वृद्धि दर है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है,
कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो, किसकी बात करें? यूरोपीय राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप वाला पोर्शन, ठीक है। अब यूरोप के बाद में जो हमारा अगला महाद्वीप आता है वो आता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा महाद्वीप चलेगा वो चलेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा चलेगा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, दो महाद्वीप हमारे पूरे हो गए, एशिया और यूरोप। अब आता है तीसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करते हैं। देखिए, एशिया और यूरोप महाद्वीप के समान, एशिया और यूरोप महाद्वीप के समान हम अफ्रीका महाद्वीप में भी जनसंख्या का जमाव जो है वो देखने को मिलता है, या जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि उतनी मात्रा में या उतनी संख्या में जो जनसंख्या का जमाव या बसाव जो है वो देखने को आपको अफ्रीका में नहीं मिलता था पहले, ठीक है। अगर आज की हम बात करें तो आज पूरे विश्व में या पूरे महाद्वीपों की अगर हम गणना करें तो सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जिसको हम बोलेंगे वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो जनसंख्या है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप की तुलना में कम देखने को मिलती थी। क्यों देखने को मिलती थी कम? क्योंकि उस समय अफ्रीका में लगभग सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं या सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो देखने को नहीं मिलती थी। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की जो विषम जलवायु है वो भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक नहीं है, और जनसंख्या वृद्धि में सहायक नहीं होने के कारण, उस जलवायु के कारण, विषम जलवायु के कारण उस समय विशेष में जनसंख्या वृद्धि कम देखने को मिलती थी या नहीं के बराबर देखने को मिलती थी। लेकिन आधुनिक समय की अगर हम बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो तकनीकी के आ जाने के फलस्वरूप तथा विभिन्न प्रकार के जो हैं आपके वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप धीरे धीरे अफ्रीका में भी जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आज हमको देखने को मिल रही है। कई देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों से भी ज़्यादा है, और यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ देशों में आज तो जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है वो भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे अफ्रीका के एक सामान्य परिचय के रूप में मैंने बात कर ली। अब हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में बात कर लेते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे लिखते हैं, एशिया एवं यूरोप की भांति, यूरोप की भांति अफ्रीका में भी जनसंख्या बसाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बसाव जो है वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में भी देखने को मिलता है जनसंख्या का। लेकिन अगर हम देखें जलवायु विषमता के कारण जनसंख्या सघन देखने को नहीं मिली, जनसंख्या सघन देखने को नहीं मिली, सघन देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जलवायु
अनुकूल नहीं थी जनसंख्या की, इसलिए सघन रूप में जनसंख्या यहाँ पे आपके अफ्रीका महाद्वीप में देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अफ्रीका का, देखो क्यों, क्योंकि अफ्रीका का अधिकांश भाग शुष्क मरुस्थलों एवं सवाना घास के पठारी एवं पहाड़ी, सवाना घास के शुष्क मरुस्थलों एवं सवाना घास के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों के कारण, पठारी क्षेत्रों तथा पठारी क्षेत्रों के कारण तथा सघन या वर्षा प्रचुर, सघन या वर्षा प्रचुर वनों के कारण जनसंख्या की सघनता देखने को नहीं मिली। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके कि वर्षा प्रचुर वन देखने को मिले इस समय, शुष्क मरुस्थलों की स्थितियां जैसे कि आपका सहारा मरुस्थल, आपका कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, ये उन मरुस्थलों की उपस्थिति के कारण, अधिकतर मरुस्थलों के शुष्क मरुस्थलों के होने के कारण जो है वो जनसंख्या सघन रूप में यहाँ देखने को नहीं मिली। इसके अलावा जो घास के मैदान है सवाना, उनमें कई तो पठारी क्षेत्र हैं, कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो इसीलिए भी जनसंख्या सघन रूप में वहाँ देखने को नहीं मिली। और आपको पता ही है कि जनसंख्या की सघनता केवल मैदानी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र ज़्यादातर डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट मतलब जो आपकी नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए गए हैं, उन अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है। विश्व के ज़्यादातर मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के कारण हुआ है। जैसे भारत में गंगा सतलज का मैदान या उत्तर भारत का मैदान, जैसे कि मिस्र का डेल्टाई भाग, या नील नदी का डेल्टाई भाग, ऐसे ही मैदानी प्रदेश के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में जो है प्रारंभ में केवल 2 जगहों पर ही जनसंख्या का जो बसाव है वो देखने को मिला था, जैसे कि मिस्र में नील नदी के मैदानी भाग में और भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेशों के पास में, या भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेशों के पास में। तो लिख लेते हैं उसको भी। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में सघन जनसंख्या केवल 2 जगहों पर मिस्र एवं भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये 2 प्रदेश थे जहाँ पर
अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या या सघन जनसंख्या देखने को मिली प्रारंभ में। कब देखने को मिली? प्रारंभ में। तो ये दो क्षेत्र आपके थे अफ्रीका के जहां जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिली थी। कहाँ पे? आपके मिस्र में और भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेशों में। ठीक है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो 1650 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1650 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या, महाद्वीप की जनसंख्या मात्र 10 करोड़ थी। कितनी थी? मात्र 10 करोड़। ठीक है। जबकि एशिया की बात करें या यूरोप की बात करें तो इससे ज़्यादा जनसंख्या उन महाद्वीपों में इस समय के दौरान देखने को मिली थी। ठीक है। तो ये तो था आपका अफ्रीका की जनसंख्या की बात कि 1650 में इतनी जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिली। 1650 ईस्वी में मात्र 10 करोड़ जनसंख्या यहाँ देखने को मिलती है, जो कि 1800 तक अगर हम देखें, जो कि 1800 तक अगर हम देखें, 1800, 1650 के बाद में 1800 तक अगर हम देखें तो जनसंख्या 9 करोड़ तक सीमित हो गई। 9 करोड़, 1 करोड़ कम हो गई, 9 करोड़ तक सीमित रही, सीमित रही। ठीक है। अब सीमित क्यों रही? इसके भी बहुत सारे कारक हैं या कारण हैं, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण कारण है हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो, क्यों रही जनसंख्या 9 करोड़ तक सीमित क्यों रही? इस समय 1800 के समय जब हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या सीमित क्यों रही? इसके लिए हम इधर इसको बोर्ड को मिटा देते हैं और लिख लेते हैं। देखिए क्या कारण थे कि जनसंख्या, इसके लिए जो कारण है वो इधर लिख लेते हैं हम। कारण, क्या कारण थे कि जनसंख्या आपकी 9 करोड़ तक सीमित हो गई 1800 ईस्वी की बात करें तो? देखो, पहला आपका आता है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त अनुपयुक्त जलवायु या विषम जलवायु, आप इसको करो विषम जलवायु, विषम जलवायु। नंबर 2, पहला क्या है? विषम जलवायु के कारण गर्मी ज़्यादा है, पानी की कमी है। ठीक है, तो इसलिए विषम जलवायु के कारण जनसंख्या कम बढ़ी। दूसरा जो है वो है प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति, प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति। नंबर 3, ठीक है, महामारियों की अधिकता, महामारियों की अधिकता। ठीक है, महामारियों की अधिकता कितने हो गए? 3 हमारे कारक हो गए। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। नंबर 4, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। और दूसरा है, अगला है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव के अलावा पर्याप्त भोजन की अनुपलब्धता,
ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण कारक उस समय थे जिसके फलस्वरूप 1800 ईस्वी तक जनसंख्या सीमित हो गई, 10 करोड़ से आकर 9 करोड़ पर ठहर गई। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें 1900 ईस्वी की अगर हम बात करें 1900 में, ठीक है, 1900 ईस्वी में 250 वर्षों के दौरान 250 वर्षों के दौरान जनसंख्या में, कुल जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या में मात्र 3 करोड़ की वृद्धि 3 करोड़ की वृद्धि देखने को मिलती है। कब? 1900 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 250 वर्षों में मात्र 3 करोड़ जनसंख्या इस समय बढ़ी थी। कितनी करोड़? 3 करोड़ जनसंख्या इस समय बढ़ी आपके अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि जो है सुविधाओं की कमी यहाँ देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन बाद के वर्षों में अगर हम देखें तो यहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। तो देखो किस लिए जनसंख्या बढ़ी उसकी हम बात कर लेते हैं। 1950 से लेकर 2011 तक, 1950 से लेकर 2011 तक अफ्रीका में एशिया एवं यूरोप के प्रवासियों यूरोप के और एशिया के प्रवासियों ने जनसंख्या बढ़ाई, जनसंख्या ने आकर जनसंख्या बढ़ाई, आकर जनसंख्या बढ़ाई। क्या बढ़ाई? जनसंख्या बढ़ाई। किसने बढ़ाई? एशिया और यूरोप से आए हुए लोगों ने जो है वो जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप की बढ़ा दी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 1950 में अफ्रीका में 12.2 करोड़ जनसंख्या, कितनी? 12.2 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है आपके 1950 में अफ्रीका महाद्वीप में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एशिया और यूरोप से भी लोग आकर बसने लग गए थे और इन्होंने क्या किया? जनसंख्या को बढ़ाना प्रारंभ किया आपके अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें 1990 में अगर हम बात करें 1990 में अफ्रीका में लगभग 64.4 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। 1990 में कितनी हो गई? 64.4 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, जो 2001 तक बढ़कर 81.8 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 81.8 करोड़ जनसंख्या आपके अफ्रीका महाद्वीप की हो गई। ठीक है, और 2011 में इससे भी ज़्यादा बढ़ गई और 2015 और 20 तक आते आते अफ्रीका महाद्वीप में जो जनसंख्या है वो विस्फोट की अवस्था में पहुंच गई। कौन सी अवस्था में पहुंच गई? विस्फोट की अवस्था में। तो देखिए वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या
वृद्धि दर दूसरे महाद्वीपों की तुलना में, दूसरे महाद्वीपों की तुलना में, महाद्वीपों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है, अधिक देखने को मिलती है। आज वर्तमान में अगर वहाँ देखें तो 36 प्रति हजार जन्म दर, 36 प्रति हजार से भी ज़्यादा, से भी ऊपर जन्म दर अफ्रीका में देखने को मिलती है, अफ्रीका में पाई जाती है। कितनी? 36 प्रति हजार से भी ज़्यादा जो जनसंख्या है या जन्म दर है वो यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, इसीलिए अफ्रीका के कुछ देश, इसीलिए अफ्रीका के कुछ देश, सारे नहीं, कुछ देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में। कौन सी अवस्था में पहुंच गए? जनसंख्या विस्फोट की। कहाँ जनसंख्या ऋणात्मक रूप में देखने को मिल रही थी या कम देखने को मिल रही थी, तो उस जनसंख्या से आज जो जनसंख्या है वो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो यूरोप और एशिया से लोग आ गए, उसके अलावा अफ्रीका के खुद के देशों के लोग हो गए, और इन्होंने मिलाकर यहाँ पे क्या किया? जनसंख्या बढ़ाने की जो है वो विस्फोट की अवस्था में पहुँचा दी उस दर को। ठीक है, तो इसीलिए अफ्रीका में आज 36 प्रति हजार से भी अधिक या 36 प्रति हजार से भी ऊपर जो है वो जन्म दर देखने को मिलती है। इसीलिए आज अफ्रीका भी आपके एशिया की तुलना में अगर हम देखें तो जनसंख्या वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। हालांकि अगर हम अफ्रीका की बात करें तो आज भी जलवायु जो विशेषता है वो विषम ही वहाँ पे देखने को मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि जलवायु विषम से सम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों के कारण और तकनीकी की प्रबलता के कारण वहाँ पे जो है वो जनसंख्या बढ़ी है। क्यों? क्योंकि खराब जो मिट्टी होती है उसको भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, नस्ल सुधार जो है वो भी किया जा सकता है, और कृषि क्रांति के प्रारूप है वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कारक हैं वो आपके अफ्रीका में जनसंख्या बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसके अलावा प्रवासित जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, और इन प्रवासित लोगों के कारण ही जनसंख्या भी यहाँ पर निरंतर बढ़ रही है। और आज अगर हम देखें तो विस्फोट की अवस्था में पहुँच गई है जनसंख्या। कौन सी अवस्था में पहुँच गई है? विस्फोट की अवस्था में अफ्रीका में जो जनसंख्या है वो पहुँच गई है आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अफ्रीका महाद्वीप का भी हमारा टॉपिक पूरा होता है, जहाँ पर जनसंख्या विस्फोट है वो आज हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। उससे पहले हमारा हो गया यूरोप महाद्वीप, और यूरोप से पहले हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक है, तकनीकी के अगर हम तीनों महाद्वीपों की तुलना करें, एशिया, अफ्रीका और यूरोप की अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी की या अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो तीनों महाद्वीपों में जो अभी तक हमने पढ़े हैं इनमें सर्वाधिक जो आर्थिक व्यवस्था या विकसित आर्थिक व्यवस्था है वो आपको यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? यूरोप महाद्वीप में, उसके बाद में एशिया में, और उसके बाद फिर आपके अफ्रीका में। इसीलिए आज यूरोप में तो आपको मानवीय जीवन स्तर उच्च श्रेणी का देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? उच्च श्रेणी का। इसीलिए वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी, इसीलिए वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी विश्व के दूसरे महाद्वीपों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। एशिया की बात करेंगे, वहाँ पे जो है आपकी आय का स्तर है, प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है वो अफ्रीका से ज़्यादा देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ये जो है वो तुलना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सभी महाद्वीपों को सब साथ में लेके उनकी तुलना करेंगे। उसके बाद में जो है वो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तो वो बाद की बातें हैं। ठीक है, अभी तक हमारा हो गया आपका एशिया, एशिया के बाद में यूरोप और यूरोप के बाद में अफ्रीका। अब चलेगा आपका अमेरिकी महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अमेरिकी महाद्वीप। इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नंबर 4, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था उत्तरी महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा शुरू में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूरोप से जो लोग आए हैं उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने में योगदान दिया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है यूरोप से जो लोग प्रवासित होकर आए थे या प्रवास करके आए हैं, उन लोगों ने ही आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या बढ़ाने का कार्य किया है। ठीक है, तो उसकी बात हम कर। तो अगला हमारा महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब तक हमने हमारे एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप की बात की। अब हम सर्वाधिक प्रवासित लोगों द्वारा बसाए गए महाद्वीप की हम बात करेंगे, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जहां विश्व से सर्वाधिक लोग प्रवास करते हैं, जहां विश्व से सर्वाधिक लोग प्रवास करके गए हुए हैं। ज़्यादातर आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूरोप और एशिया से लोगों ने प्रवास किया है, और इन दोनों में भी सर्वाधिक आपके यूरोप के लोगों ने प्रवास किया है, और यूरोप के लोगों ने ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को सघन बनाया है। कैसा बनाया है? जनसंख्या में सघन बनाया है। ठीक है, तो इसकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, विश्व में अगर हम देखें, विश्व में सबसे नवीन, सबसे नया है ना, सबसे नवीन बसा महाद्वीप, विश्व में सबसे नवीन बसा महाद्वीप कौन सा है आपका? दक्षिणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, विश्व में सबसे नवीन बसा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो ये महाद्वीप पूरे महाद्वीपों में अगर हम देखें तो सबसे नया बसा हुआ महाद्वीप है आपका। ठीक है, यहाँ पिछले 300 वर्षों में अगर हम देखें, यहाँ कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पिछले 300 वर्षों के दौरान, 300 वर्षों में यूरोप एवं एशिया से प्रवास करके आए लोगों के कारण जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। कहाँ पे? आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रवासियों ने, ये जो प्रवासी थे आपके यूरोप के और एशिया के, तो यूरोप और एशिया के प्रवासियों ने ही आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य किया है। ठीक है, तो इनमें भी आपके यूरोप के लोगों ने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाई है। इन्होंने तीव्र गति से जो है वो प्रवास किया है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देखिए 1650 ईस्वी में, इससे पहले अगर हम बात करें 1650 ईस्वी में
उत्तरी अमेरिका 1650 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या 10 लाख, मात्र 10 लाख थी। कितनी थी? 10 लाख जनसंख्या इस समय थी, जो कि 1750 तक लगभग स्थिर रही, मतलब यही जनसंख्या देखने को मिली, स्थिर रही। ठीक है, तो ये आपके 100 सालों तक लगभग 10 लाख, 10.5 लाख या 9.5 लाख जनसंख्या रही, स्थिर रही। क्यों? क्योंकि इस समय तक प्रवास जो है वो कम देखने को मिल रहा था, न के बराबर। लेकिन अगर हम देखें 18वीं सदी में ये 1750, ये 1650 की हमने बात की, तो 18वीं सदी की बात कर लेते हैं। 18वीं सदी में यूरोपीय लोगों के आगमन के फलस्वरूप जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, 18वीं सदी में यूरोपीय लोगों के द्वारा, कौन से लोगों के द्वारा? अभी एशिया की बात हम नहीं कर रहे, इसमें यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोपीय लोगों द्वारा जनसंख्या यहाँ पे बढ़ने लगी। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें 19वीं सदी आते तक, जो कि 19वीं सदी आते तीव्र हो गई। क्या? प्रवास की दर, यहाँ पे यूरोप से आए लोगों की दर जो है वो अधिक मात्रा में हो गई, और जिसके फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या बढ़ने लग गई। इसीलिए यूरोपीय लोगों का भारी संकेंद्रण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इस समय देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय लोगों का संकेंद्रण बढ़ने लगा। ठीक है, इनका यूरोपियन लोगों का कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं यूरोप से, जो लोग आते थे वो ज़्यादातर अपराधी प्रवृत्ति के लोग उस समय थे। उनको यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सजा के तौर पे भेजा जाता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी क्षमता से आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए की देखो कितनी अच्छी संरचना विकसित की है यूरोप के लोगों द्वारा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जनसंख्या और विकास क्रम कैसे देखने को मिला। सबसे पहले बात करेंगे 1900 में क्या जनसंख्या रही। 1900 में यहाँ लगभग, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में लगभग 8.1 करोड़ जनसंख्या हो गई 19वीं सदी तक। क्यों हो गई? क्योंकि प्रवास करके यूरोपीय लोग यहाँ पे ज़्यादा आ गए और तीव्र गति से प्रवास किया उन्होंने, तो लगभग 8.1 करोड़ जनसंख्या 1900 में देखने को मिली। ठीक है, 1900 के बाद में 1950 तक ये दुगनी रफ्तार से बढ़ी। 1900 से 50 वर्षों में प्लस कर दो 1950, तो 1950 में ये हो गई 16.6 करोड़। कितनी हो गई? 16.6 करोड़ के लगभग जनसंख्या इस समय बढ़ गई आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की।
ये 1950 तक। लेकिन इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या वृद्धि में कमी आई। जनसंख्या वृद्धि में कमी आई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और प्रवास भी कम हुआ। लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रवास भी कम हुआ। तो फिर अपने आप जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कम देखने को मिली आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो प्रमुख जो देश हमारे हैं, यूएसए और कनाडा, उनकी हम बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा दोनों में जन्म दर एवं मृत्यु दर कम हो गई, जिससे क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि भी, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि कम रही। ठीक है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है, तो सीधी सी बात है इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, जनसंख्या पे पड़ेगा। तो जनसंख्या अपने आप कम हो गई, क्योंकि मृत्यु दर भी कम रही, जनसंख्या भी कम रही, वृद्धि दर भी कम रही, जन्म दर भी कम रही। लेकिन कुछ देशों की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा रही। लेकिन कुछ देशों में जैसे मैक्सिको, होंडुरास, ठीक है, सेल्वाडोर, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, में जन वृद्धि दर अधिक देखने को मिलती है, अधिक देखने को मिलती है। कहाँ पे, आपके ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको में, होंडुरास में, सेल्वाडोर में, निकारागुआ में और ग्वाटेमाला में। ठीक है, जनसंख्या जो है वृद्धि दर वो आज भी यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यह हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद में जो हमारा आएगा अमेरिका महाद्वीप में ही, वो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो अब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अगला हमारा आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी प्रवासी लोगों के द्वारा ही जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। अगला जो हमारा महाद्वीप आता है वो आता है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है,
तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि उत्तरी अमेरिका की तरह यहाँ पर भी प्रवासी लोगों ने आकर जनसंख्या को बढ़ाया है, लेकिन प्रवास के साथ साथ यहाँ पर जो है आपकी प्राकृतिक वृद्धि दर, यहाँ की जो स्वयं की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो भी अधिक देखने को मिली थी। ठीक है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर के कारण भी और बाहर से आए हुए लोगों के प्रवास के कारण भी यहाँ पर जो है वो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवासी लोगों ने और प्राकृतिक वृद्धि दर ने प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर ने यहाँ की जनसंख्या बढ़ाई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवासी लोगों ने और प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर ने जनसंख्या बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है? ठीक है, तो जनसंख्या इन्होंने एक तो प्रवासित लोगों ने और साथ में जो यहाँ की खुद की जो जनसंख्या जन्म दर तो जो थी उस जन्म दर और मृत्यु दर जो थी उसमें जो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर है, प्राकृतिक वृद्धि दर है, उसने भी यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। 1650 से लेकर अगर हम यहाँ पे जनसंख्या का प्रारूप देखें तो 1650 से लेकर 1900 तक, 1650 से लेकर 1900 तक यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि जो है, यहाँ 1950 तक यहाँ जनसंख्या में 25 गुना, कितने गुना? 25 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, 1650 से लेकर 1900 तक जो यहाँ पे है वृद्धि वो 25 गुना देखने को मिलती है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। 1900 में यहाँ पर अगर हम देखें, 1900 में यहाँ कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में 1900 में यहाँ 6.3 करोड़ जनसंख्या, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 6.3 करोड़ जनसंख्या जो है वो हमको देखने को मिलती है। 1900 में यहाँ पर अगर हम देखें तो 6.3 करोड़ जनसंख्या की जो वृद्धि है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 6.3 करोड़ जनसंख्या आपके 1900 ईस्वी में यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि 1950 में अगर हम देखें बढ़कर, जो कि 1950 में मतलब 50 प्लस जोड़ दो इसमें, बढ़कर कितनी हो गई? 16.6 करोड़ जनसंख्या। कितनी बढ़ गई? 16.6 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर हो गई। अगर 1900 से लेकर 1950 की हम तुलना करते हैं, 50 वर्षों के दौरान ही यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई। कितनी? लगभग 10 करोड़ के लगभग जनसंख्या यहाँ पे बढ़ चुकी है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं। इसी अनुरूप में अगर 1950 से हम आगे बढ़ते हैं, 2001 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 35 करोड़ जनसंख्या, कितनी करोड़? 35 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में।
लेकिन अगर वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि केवल वास्तविक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देशों ने, दक्षिणी अमेरिका के ज़्यादातर देशों ने प्रवास को प्रतिबंधित कर दिया है। जिससे जो भी वृद्धि हो रही है अभी वहाँ पे, वो केवल और केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि से हो रही है। किससे हो रही है? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि ही वहाँ पे एकमात्र ऐसा साधन है जो जनसंख्या को बढ़ा रहा है। बाकी प्रवास जो है वो अधिकतर देशों ने दक्षिण अमेरिका में बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? बंद या प्रतिबंधित कर दिया है। दक्षिण अमेरिका में अगर हम प्रमुख देशों की बात करें जहाँ पे जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है, तो वो है आपके ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के अलावा अगर हम देखें तो आपका ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील के अलावा आपका कौन सा देश आता है? कोलंबिया हो गया। ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया में भी आपको जनसंख्या की सघनता देखने को मिलती है। ब्राज़ील और कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील और कोलंबिया। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में दक्षिणी अमेरिका की 48% जनसंख्या निवास करती है। 48% जनसंख्या, कितने प्रतिशत? 48% जनसंख्या निवास करती है केवल और केवल ब्राज़ील में। तो आधी जनसंख्या के लगभग तो ब्राज़ील में निवास करती है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, जो ये आपके ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। या इसकी कुल जनसंख्या की बात करें ना ब्राज़ील की, तो कुल जनसंख्या इसकी 19 करोड़ 67 लाख जनसंख्या आपके ब्राज़ील की देखने को मिलती है, जो कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 48% है दक्षिणी अमेरिका की। उसके बाद में दूसरा स्थान यहाँ पे आता है कोलंबिया का। किसका आता है? कोलंबिया। और कोलंबिया में यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 4.69 करोड़, 4 करोड़ 69 लाख। ठीक है, सर्वाधिक अगर जनसंख्या दर की बात करेंगे, ठीक है, जन्म दर की अगर हम बात करेंगे तो पराग्वे में देखने को मिलती है जन्म दर सर्वाधिक। जन्म दर किसकी? दक्षिण अमेरिका की, पराग्वे में आपकी जनसंख्या की जो है वृद्धि दर जन्म दर वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्राज़ील, कोलंबिया और पैराग्वे आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात हो गई। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद में हमारा अंतिम जो महाद्वीप आता है उसकी बात कर लेते हैं, और इसके लिए दक्षिण अमेरिका को कर देते हैं साफ। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका को ले लेते हैं भाई। ओशिनिया महाद्वीप अगला आता है हमारा। आखिरी कितने हो गए? 5 तो हो गए ना अपने।
4 हो गए। एशिया हो गया हमारा, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और छठा नंबर का हमारा, इसकी हम बात कर लेते हैं, ओसेनिया। ओसेनिया महाद्वीप। ओसेनिया की हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें ओसेनिया में, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के समान, उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के समान आधुनिक, उत्तरी अमेरिका के समान आधुनिक काल में, पढ़ा था ना मैंने काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल पढ़े थे ना जनसंख्या वृद्धि के दौरान। आधुनिक काल में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के समान आधुनिक काल में जनवृद्धि देखने को मिलती है, जनवृद्धि देखने को मिलती है। ओशिनिया के अगर देशों की बात करें तो मुख्य 4-5 देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे देश हैं ओशिनिया में। ओशिनिया में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, माइक्रोनेशिया, पंपुआ न्यू गिनी और द्वीपीय देश शामिल किए जाते हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, माइक्रोनेशिया, पंपुआ न्यू गिनी और द्वीपीय देश जो हैं वो आपके ओशिनिया महाद्वीप में शामिल किए जाते हैं। ओशिनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो प्रारंभ में कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं। 1650 वही आंकड़ा हमारे पास में इसका भी रहेगा। 1650 ईस्वी में ओशिनिया में 20 लाख जनसंख्या, कितनी? 20 लाख जनसंख्या अनुमानित की गई थी, जो आगे के 200 वर्षों तक, जो कि आगे के 200 वर्षों तक लगभग स्थिर रही। ठीक है, कितनी? 20 लाख। 1650 ईस्वी में ओशिनिया में जो है 20 लाख जनसंख्या देखने को मिलती है, जो आगे के 200 वर्षों तक, 1650 के बाद में, ठीक है, 200 वर्षों तक लगभग स्थिर जनसंख्या के रूप में देखने को मिलती है। मतलब कि 20, 21, 19 जो भी जनसंख्या है वो इस समय देखने को मिली थी। लेकिन 1900 के बाद में या 1900 में ये 20 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 60 लाख, बढ़कर 60 लाख हो गई। कितनी हो गई? 60 लाख। कब हो गई? 1900 ईस्वी में। उससे पहले 1650 और 1650 के आगे के 200 वर्षों तक कितनी रही? स्थिर जनसंख्या रही 20 लाख तक। ठीक है,
20वीं सदी में यूरोप, एशिया और अमेरिका महाद्वीपों के प्रवासियों ने यहाँ जनसंख्या बढ़ाई। जनसंख्या बढ़ाई। कहाँ बढ़ाई? आपके ओसेनिया महाद्वीप में जनसंख्या बढ़ा दी। यहाँ पर कहाँ? ओसेनिया में। यहाँ पर जन्म दर, मृत्यु दर निम्न रहने से, यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर निम्न रहने से जनसंख्या वृद्धि दर भी निम्न रही। संख्या वृद्धि दर भी निम्न रही, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। खास तौर से मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खास तौर से जो है आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर भी कैसी रही? कम रही, न्यून रही। इसलिए 1950 में 1.3 करोड़ जनसंख्या, 1950 में अगर हम देखें तो 1950 में 1.3 करोड़, ठीक है, जो 2001 में बढ़कर कितनी हुई? इसका उल्टा कर दो 1.3 करोड़ का, 3.1 करोड़ हो गई। ये लो, 1950 और 2001 के आंकड़े भी हमारे पास में आ गए। 1950 में 1.3 करोड़, 2001 में 3.1 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है आपके ओसेनिया महाद्वीप में। और सबसे कम वृद्धि दर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है। बाकी की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तरह ही, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरह ही दूसरे देशों में जो है जनसंख्या वृद्धि दर वो अधिक देखने को मिलती है आपके ओसेनिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? ओसेनिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है हमारे महाद्वीपों की हमने बात की है, जहाँ जनसंख्या की जो प्रादेशिक भिन्नता है वो देखने को मिलती है कि एशिया में अलग देखने को मिलती है, आपके एशिया में अलग देखने को मिलती है, यूरोप में अलग देखने को मिलती है, उत्तरी अमेरिका में अलग, दक्षिणी अमेरिका में अलग, अफ्रीका में अलग, और आपका ये ओसेनिया जो है वहाँ पर भी जनसंख्या का जो प्रारूप है बाकी के महाद्वीपों की तुलना में आपको अलग देखने को मिलता है। कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या का जो प्रारूप है संदर्भ में, समय विशेष के संदर्भ में अगर हम देखें तो वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे सारे के सारे महाद्वीप जो है हमारे कंप्लीट होते हैं प्रादेशिक भिन्नता में। जनसंख्या की प्रादेशिक भिन्नता, जनसंख्या की प्रादेशिक भिन्नता, प्रादेशिक भिन्नता। ठीक है। अब इसके बाद में हम हमारे भारत की बात करेंगे। जो है हमारे भारत में जो जनसंख्या का प्रारूप है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है उसकी हम बात कर लेते हैं।